बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल मोहम्मद अली साहब। आप जानते हैं बहुत बड़े स्कॉलर हैं, कल्चर पढ़ाते हैं, कल्चर देखे हैं। तकरीबन हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 18 ममालिक में घूम के आ चुके हैं, वहाँ का कल्चर देख चुके हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानें जानते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर जानते हैं। तो सर मुझे ये बताइए, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। हमें ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारी, ये जुमला हम बहुत सुनते हैं, तुम्हारी कोई वैल्यूज़ नहीं है, या जिन कंट्रीज़ की वैल्यूज़ अच्छी होती हैं वो ज़्यादा तरक्की करते हैं। अच्छी से मुराद आप समझते हैं क्या है? तो आपके ख्याल में वैल्यूज़ क्या है और एक फ़ैमिली को बनाने में वैल्यूज़ को जानना क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। पहली बात तो ये कि आपने जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक पॉइंट पर हिट किया है। और फैमिली कल्चर की बात हो, सोसाइटल कल्चर की बात हो, किसी नेशन की कल्चर की बात हो, कल्चर का दारो मदार, जिसे हम कहते थे ना कि अमल का दारो मदार नीयत पर है, हम बचपन से ये पढ़ते आए, तो कल्चर का जो दारो मदार है वो वैल्यूज़ पर है। देखिए, याद रखें कि कोई भी ख़ानदान, कोई भी फैमिली कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ उसूलों पे खड़ी होती। आपको पता है कि एक ज़माने में उर्दू ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि ये लड़का बड़ा ख़ानदानी है या ये लड़की बड़ी ख़ानदानी है। ख़ानदानी से मुराद ये होता है कि उनके जो रस्म व रिवाज हैं और उनके यहाँ जो रख रखाव है वो बहुत ज़बरदस्त है और वो बड़ा काबिल कदर है। और इनके यहाँ पर एक इस किस्म के रवैये हैं, इस किस्म की आदत हैं, इस किस्म के घर में तरीके हैं इनके पास कि सुना है कि वो कई नस्लों से होते हुए इन तक पहुँचे। और आपको पता है कि एक ज़माने में जब रिश्तों की बात होती थी तो हम ये तक देखते थे कि ये कौन सा ख़ानदान है और वो ख़ानदान जो है वो कहाँ से आया है, वो किन से, उनको कौन उनके आबा व अजदाद हैं। असल में ये जो ख़ानदानी कहना है, इसके पीछे असल में वैल्यूज़ की बात थी। आपको पता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें अपनी वैल्यूज़ से पहचानी जाती हैं। लोग कहते हैं कि आप जापान जाएँ, जापान की मिसाल मैं दे रहा हूँ। अभी 2-3 साल पुरानी बात है कि वहाँ के एक मिनिस्टर ने रेलवे के इस बात पे इस्तीफ़ा दे दिया कि उनकी जो गाड़ी थी शिनकानसेन, जो कि जापानीज़ ट्रेन है, वो ट्रेन जो है वो कोई 13 सेकंड लेट आई, जिस पर उन्होंने अपने ओहदे से ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि ये मैंने अपनी जो मेरी प्रोफेशनल वैल्यू थी जिस पर मैं यहाँ खड़ा था वो मैंने छोड़ दी, मतलब मैं वो सर्विस नहीं दे सका। लिहाजा जब मैं अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर सका, मैं वक्त की पाबंदी नहीं दे सका और मेरे ट्रेन के लेट होने से कई काम करने वाले जो सुबह बैठे होंगे वो अपने अपने दफ्तरों में लेट पहुंचे होंगे, तो मैं अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। देखिए, वैल्यू को इतनी कदर देना कि उस वैल्यू पे उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। सवाल ये है ज़ुबैर साहब कि हम अपने बच्चों को ऐसी क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं। मैं चलते चलते बात करूं, पहले हम उर्दू में कहते थे तालीम व तरबियत, अब ये हुआ है कि तालीम स्कूलों से मिलती है और तरबियत की तलाश जारी है। ये आपकी गलतफहमी है कि तालीम स्कूलों से मिलती है। हमारा जो वास्ता पड़ता है ना रोज़ाना वालिदैन से, बिल्कुल ठीक है। तो यकीन करें, स्कूल ये कहते हैं कि तालीम पे आप ही की जिम्मेदारी है, आपने पढ़ा के नहीं भेजा, बच्चा काम करके नहीं आया, ट्यूशन नहीं पढ़ी। भाई 5 घंटे 6 घंटे आपके पास क्या रहा था वो? तो ये भी एक गलतफहमी है। बिल्कुल ठीक है। इस तालीम स्कूलों से मिल रही है। हम तो फिर भी थोड़ी उम्मीद रख रहे थे स्कूलों से, आपने वो भी ख़त्म कर दी। नहीं, आप असल में मुझे पता है ना, आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ तालीम मिल जाती है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जापान की, देखें जितना बड़ा मुल्क होगा ना वो वैल्यूज़ पे खड़ा होगा, यानी उनकी कुछ वैल्यूज़ होंगी जो उनको अजीम मुल्क बना रही होती है। बिल्कुल, एक बड़ा मुल्क बना रही होती बिल्कुल। है। तो आप जो है जापान की दुनिया भर आजकल आज मिसाल दे रही है और हम बड़े खुशी से मिसाल देते हैं, तो आपको जापान में क्या वैल्यू नज़र आई? देखिए, बात जब आपने मुल्क की ना, देखिए मुल्क होता है और फिर मुल्क के अंदर मुआशरे होते हैं और मुआशरों में ख़ानदान होते हैं और ख़ानदानों में घर होते हैं। बिल्कुल। तो अगर एक घर वैल्यूएबल है और अगर घर में एक वैल्यू है तो इसका मतलब है कि फिर उस मुआशरे में वैल्यूज़ हैं और फिर मुआशरे में अगर वैल्यूज़ हैं तो फिर उन रियासतों में, उन मुल्कों में वैल्यूज़ हैं। हो सकता है कि सुनने वाले कहें कि हम तो फैमिली कल्चर की बात कर रहे हैं, मुल्क कहाँ से आ गए? भाई, मुल्क जो है वो मुआशरों से बनते हैं और मुआशरे जो है वो ख़ानदानों से और ख़ानदान जो है वो लोगों से बनते हैं। तो जापान के अंदर अगर मैं मिसाल आपको दूँ कि मिसाल के तौर पर जो ढांचा है जापानी मुआशरे का,
वो अपने साथ एक चीज़ रखता है कि उनके लिए अथॉरिटी और रिस्पेक्ट दो कोर वैल्यूज़ हैं। वो कहते हैं कि जब तक जो है आपने अपने से बुज़ुर्ग लोगों की, अपने से बड़े उम्र के लोगों की अगर आपने कदर नहीं की, उनको अपने एहतराम नहीं दिया, तो फिर आपको जो है उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। अगर आपने अपने वालिदैन की अगर आपने जो है वो एहतराम नहीं किया, उनको इज़्ज़त नहीं दी, तो मुमकिन है कि फिर आपकी औलाद जो है वो आपको ये वाला रवैया जो आप तवक्को करते वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, रिस्पेक्ट की आपने बात की, लेकिन कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जो कि बाकायदा सिखा रहे हैं कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करनी। ठीक अभी है। एक कनाडा से खातून की मेरे पास कॉल आई, मुझसे कहने लगी कि मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं मानता, नाफरमान है। तो मैंने कहा आप उसको स्कूल भेजती हैं कि जाहिर सी बात है बच्चा स्कूल तो जाएगा। मैं तो आपके तो सिलेबस में ही है कि फर्माबरदारी नहीं करनी। ठीक है। फर्माबरदार होगा तो वो डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं होगी उसकी। अगर वो आपकी हर बात मान रहा है तो उसके अंदर उसकी अप्रोच तो दूसरी रहेगी ना। हमें फर्माबरदार बच्चा नहीं चाहिए। मैंने आप बच्चे को उस स्कूल में भेज रही हैं जहाँ सिखाया जाता है कि फर्माबरदारी नहीं करनी, और आप चाह रही हैं कि बच्चा फर्माबरदार भी हो। ज़ुबैर साहब, यहाँ पर एक बात और भी है जो आपने बात की, हम कभी इस मौजू पे अलग से बात करेंगे। असल में यहाँ तो आपने इसको बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही जिसको कहते हैं कि वाज़े अंदाज में बात कर दी। असल में जो मशरिक़ को अगर आप मगरिब से देखें तो वहाँ पर हुकूक का हमेशा एक, वो कहते हैं कि हुकूक सबसे बड़ी चीज़ है, और वहाँ पर तीसरी क्लास के बच्चे को, चौथी क्लास के बच्चे को ये कहा जाता है कि अगर आपसे आपके वालिदैन किसी बात पर ज़बरदस्ती करें तो आप आके हमें इतला दें, बल्कि आपको नंबर दिया जाता है जिस पे आप इतला दें कि भाई मेरे माँ बाप जो है मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो तो हमें बताते हैं वालिदैन कि अगर कोई बच्चा बातों बातों में टीचर से जिक्र कर देना कि मेरी मदर ने मुझे मारा है, तो सिर्फ बातों बातों वो टीचर अपनी जिम्मेदारी समझती है कि पुलिस को कॉल करे कि जाएं। अच्छा, अब बच्चा घर में कितना बुलिंग कर रहा हो इससे फर्क नहीं अभी हमने बात की, हमारा जो मौजू था वो वैल्यूज़ पर है। अच्छा, उस मुआशरे में जिस वैल्यू पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते वो फ्रीडम है। अच्छा, मगरिब की जो वैल्यू है जिस पर वो नहीं कंप्रोमाइज़ करना चाहते वो इंडिविजुअल फ्रीडम है, या जिसको आप इनफरादी आज़ादी कहें। वो कहते हैं हर बात पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, हर बात पे समझौता किया जा सकता है, लेकिन इनफरादी आज़ादी पे समझौता नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि ख़ानदानों के टूटने की वजह, जब घर का हर फर्द, बल्कि ज़ुबैर साहब एक आपको बानो कुदसिया की मैं चलते चलते बात करूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और शायद हमारे नाज़रीन ने इंटरव्यूज़ में सुनी भी होगी। उन्होंने कई मौक़ों पे ये बात कही है और आप समझेंगे क्योंकि आप एक मशरक़ी पस मंज़र रखते हैं। बानो आपा कहती हैं कि वो ख़ानदान ज़्यादा जुड़े रहते हैं जहाँ पर उसके अफराद आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा, अगर मेरे घर में अगर गीज़र नहीं है और मुझे पानी गर्म करके देने वाला कोई है, तो आप देखें कि जब मेरी ज़रूरत कोई और पूरी करता है तो फिर मैं भी उसके साथ जुड़ा रहता हूँ, और उसकी ज़रूरत मैं पूरी करता हूँ तो वो मुझसे जुड़ा रहता है। ख़ानदान उसी वक्त जुड़े रहते हैं जब हम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं और समझते हैं। लेकिन जब हर आदमी ये समझे कि क्योंकि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता हूँ और ख़ुद ही कर लेता हूँ, लिहाजा अब मुझे किसी और पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी पर इन्हिसार ना करें, लेकिन कभी कभी मोहब्बतों में कभी कभी दूसरों पर इन्हिसार करना हमें करीब भी करता है, हमें जोड़ता भी है। देखिए, वैल्यूज़ जो है ना उस पर पूरे ख़ानदान का दारोमदार है। अगर हमने वैल्यूज़ को निकाल दिया तो फिर ऑटोमेटिकली वो मुआशरा जो है उसका कोई कल्चर नहीं रहता। कल्चर वैल्यूज़ पर होता है। अच्छा सर, ये बताइए, आप जापान की हमने बात कर ली, आप जो है बात करते हैं जर्मनी की, आपको जर्मन भी आपको आती है और आपने जर्मनी सीखी है। अच्छा, ज़बान सीखने का मतलब होता है आपने उसका कल्चर बहुत आला सीख लिया। आप जब किसी, हमारे सर बताया करते थे, महमूद गज़नवी साहब हमारे टीचर थे, उर्दू के बहुत बड़ा नाम है उनका, तो वो कहते थे कि जैसे एक वर्ड है ना बर्गर, ठीक है, ये वर्ड बर्गर आपके मुल्क में अगर आया ना तो सिर्फ ये वर्ड नहीं आया, ये बर्गर के साथ पूरा कल्चर आ गया। आपने बर्गर की एग्जाम्पल दी, मेरे भी एक उस्ताद बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। उन्होंने एक बार पूछा कि बताओ कि अंडे में और एग में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है कि अंडे में और एग में क्या फ़र्क है। मैंने कहा ये अंडा जो है उर्दू में कहते हैं और एग इंग्लिश में कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अंडे से मुराद जो है आज़ादी है और एग से मुराद ग़ुलामी है। तो
असल बात यही है, देखिए ज़बान भी तो कल्चर से कनेक्टेड है ना, और ज़बान के पीछे अब आप छोटी सी मिसाल लें, जर्मन कौम जो कि बड़ी मेहनती कौम है, बड़ी मेहनत करने वाली है, जिस वैल्यू पे जर्मन पहचाने जाते हैं वो उनका जो है वो कमिटमेंट है और उनका हार्ड वर्क है। अच्छा। एक मर्तबा जब वो आपको कमिट कर दे, वादा कर ले एक बात करके देने के लिए, तो फिर वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि जर्मन हार्ड वर्क में, कमिटमेंट में वो एक कमाल जो है वो मिसाल है दुनिया की। और आप देखिए दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर आप पीछे एक पस मंज़र देखते हैं तो आप जर्मन कौम नज़र आती है। चलते चलते मैं आपको एक और मिसाल दूँ, कोरिया की मैं मिसाल आपको दे रहा था कि जब कोरिया की कंपनी पाकिस्तान में आई तो उन्होंने कहा कि हम अपना बिज़नेस करेंगे और हम एक ट्रैवलिंग को, पाकिस्तान में ट्रैवलिंग कल्चर को हम एक नया एक जो है वो एक्सपीरियंस लोगों को देंगे। तो किसी ने पूछा कि क्या है, बोला हमारी एक वैल्यू है, हम अपने बिजनेस में उस वैल्यू को ऐड करेंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे। उन्होंने कहा वैल्यू क्या है, बोला वो वैल्यू है पंक्चुअलिटी। अच्छा। वक्त की पाबंदी, वक्त की पाबंदी एक वैल्यू है, ठीक है। तो किसी ने कहा कि आप क्या करेंगे, बोला जी हम बस सर्विस ऑफर करेंगे। वो बस टर्मिनल से चलेगी, टर्मिनल पे पहुंचेगी, रास्ते से वो मुसाफिर नहीं उठाएगी और वो वक्त को सबसे ज़्यादा वैल्यू देगी, अपने भी और मुसाफिरों के। यानी हमारे तो हाथ मारा बस रुक गई, बस रुक गई, हाथ दिया बस रुक गई। ऐसी सहूलत दुनिया में कहीं नहीं है और ऐसी बसें भी नहीं है और ऐसी टेक्नोलॉजी आई भी नहीं है कि आप उसको मारे और वो रुक जाए और आप मारे और चल पड़े। दो हाथ पे चल और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो ऐसा है कि चलती हुई बसों से लोग उतरते और चलती हुई बसों पे लोग चढ़ते हैं और लेके कोई चीज़ खरीद ली, बस तब भी चल रही है, खा ली तब भी चल रही है और चढ़ गए तब भी चल रही है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी यूरोप में नहीं आई, ये ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, वो तरस रहे और हम पर बरस रहे, तो ये मामला तो रहेगा। तो आप देखें कि ये तो कंपनीज की एग्जांपल दे रही थी, कोरिया की मैंने एग्जांपल दी। वो पाकिस्तान आए, उन्होंने डाइवो कंपनी यहाँ पर लॉन्च की, ये बस सर्विस शुरू की। और आप नोट करेंगे हम कह रहे थे कि हमारे लोग उस सिस्टम को, उस पैटर्न को नहीं पसंद करेंगे क्योंकि वो तो इसके आदी नहीं है। एक अच्छी वैल्यू, अगर अच्छी वैल्यू है तो उसका सबसे बड़ी उसकी निशानी ये है कि अच्छी वैल्यू जो होती है वो एक नया कल्चर क्रिएट करती है। मैं अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को कहूँगा कि अपने घर के बारे में ज़रा बैठ के सोचें कि आपके घर की ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पर आपने कभी नहीं समझौता किया। आज कोविड में हम बैठे हैं और आपको पता है कि कोविड के बाद रात को सोने का जो वक्त है, कहते हैं कि बच्चे लेट सोने लगे हैं, लेट उठने लगे हैं, सब कुछ बदल गया है। अगर आपके घर में कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जिस पर आप कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करते, तो इसका मतलब है कि फिर हमारा जो घर है वो एक वीक कल्चर दिखाता है। वीक कल्चर कौन सा होता है, जहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो बदलती रहती है। कभी आपने कहा कि आज हम वक्त पे सोएंगे, कभी आपने कहा कि आज हम वक्त पे सोना ज़रूरी नहीं है, कभी आपने कहा कि ऑनेस्ट होना हर सूरत हाल में ज़रूरी नहीं होता, ऑनेस्टी तो चलती है, चीट होना तो अगर आपकी वैल्यूज़ इंटैक्ट नहीं होंगी तो कभी भी फैमिली में स्ट्रॉन्ग कल्चर नहीं होगा। और अगर आप देखेंगे, बल्कि बच्चे देखेंगे कि हमारे अपने माँ बाप कभी एक बात पे जोर देते हैं, उस पर अमल करते हैं और किसी और वक्त में उसी उसूल को खुद तोड़ देते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि हमारे घर में कोई ऐसा वैल्यू सिस्टम नहीं है, सच नहीं है, सच नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। तो जब चीज़ों में रद्दोबदल है, वक्त के मुताबिक है, तो फिर इसका मतलब है कि वो एक वीक कल्चर की अलामत है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग कल्चर देना है और स्ट्रॉन्ग कल्चर के लिए हमें वैल्यूज़ को देखते रहना है कि क्या हम उन वैल्यूज़ पे चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो बच्चों की तरबियत हो रही है। और पहली जो दर्सगाह है वो स्कूल नहीं है, पहला दर्सगाह जो है वो तो खुद घर है। घर सबसे पहली दर्सगाह है और माँ बाप के बारे में तो वैसे ही कहा है कि ये दर्सगाह के जो कहते हैं कि पिलर्स हैं या जो बुनियादें हैं वो माँ बाप पर। सर शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ को शामिल करने की। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप बनाइए, एक रेफरेंस पॉइंट बनाइए, आप अहद कर लीजिए, आज अहद कर लीजिए कि कम से कम 2 बातों के ऊपर तो हम लाजमी अमल करेंगे, इनको तो अपनी ज़िंदगी में मजबूती से शामिल करेंगे। सर 1-2 मैं बता देता हूँ, 1-2 आप बताइएगा। जी, मैं आपको मेरा ख्याल ये कि शुक्रगुजारी, हर हाल में आपको शुक्रगुजार रहना है। ये
आपकी डिस्कशन से, आपकी गुफ्तगू से, आपके तर्ज अमल से नज़र आ रहा हो कि आपकी ज़िंदगी में शिकवा शिकायत नहीं है बल्कि शुक्रगुजारी है। उसके साथ साथ सच तो वो बुनियादी चीज़ है जो आपको बेखौफ कर देती है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, जो डरा हुआ शख्स होगा वो झूठ बोल रहा होगा, आप सच बोलना शुरू कर दें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। सोचें कुछ भी हो जाए मुझे सच बोलना है, कितना नुकसान हो जाए मुझे सच बोलना है, लोग मुझे कुछ भी समझें मुझे सच बोलना है। ये अगर आपकी वैल्यूज़ होगी ना, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में एतमाद आना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो सर 2 वैल्यूज़ मैंने बताएंगे, 2 वैल्यूज़ आप बताएं कहाँ से शुरुआत होनी 2 चाहिए? वैल्यूज़ मैं भी बताना चाहूँगा। उसमें पहली वैल्यू तो ये, और आपने जब बात कर दी कि शुक्रगुजारी, और आपने ये कहकर एक माहौल बना दिया हमारे लिए, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं अपने ईमान के दायरे में रहते हुए करते हैं, ये तो नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है, जो मेरे ख्याल में जिस वैल्यू को मैं या जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो है लोगों का एहतराम। और आपको पता है हम जिस तबकाती सिस्टम में या तबकाती निज़ाम में हैं, यहाँ पर लोगों की इज़्ज़त जो है वो उनके डेजिग्नेशन से है, उनकी सोशो इकनॉमिक कंडीशन से। और मैंने आपको थोड़े दिन पहले हम बैठ के बातचीत कर रहे थे तो मैंने एक बात की थी कि सूफिया कराम ये एक बात हमें सिखाते हैं कि जब भी कोई आपके पास आए उसको बड़े एहतराम से, बड़ी मोहब्बत से मिलो, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह की ज़ात किस शक्ल में आपके पास आ जाए। तो अगर हो सकता है कि आपने 10 लोगों से इज़्ज़त से बात की हो और जिससे आपने इज़्ज़त से बात ना की हो वो उसी ने भेजा हो, और वही आपको ये देखना चाहता हो कि आप जो है वो हर एक की इज़्ज़त करते हैं कि नहीं। बस जिसको भी देखें ये तसव्वुर करें कि ऊपर वाले की मखलूक है और उसने इसमें भी रूह डाली है, तो आप जिस्म को देखने के बजाय, उसके डेजिग्नेशन को देखने के बजाय देखें कि उसी मखलूक की जो है वो एहतराम बिल्कुल। अच्छा ये बात देखें, बिल्कुल ये सबको देखना चाहिए, सासों को देखना चाहिए, अपनी बहुओं को सामने रख के बहुओं को देखना चाहिए कि सास, उसका दर्जा आप चाहे ना दें, माँ वाला आपके शोहर की। हमारे तो अब बहुत बातें होने लगी ना कि मज़हब जो है वो सास का एहतराम या उस सास की खिदमत नहीं सिखाता। अरे हमारा मज़हब जो है उन लोगों की खिदमत करने का सिखाता है जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनसे आप एक लम्हे के लिए मिलते हैं, उनका भी एहतराम सिखाता है। छोड़ दें सारी बातों को, बस ये याद रखें सबको। मैं किसी ख़ास की बात नहीं कर रहा, गलतियाँ सबसे हो रही हैं, सासों से भी हो रही हैं, बहुओं से भी हो रही हैं, नंदों से भी हो रही हैं, शोहर से, बीवी से, बच्चों से, सबसे हो रही हैं। कि एहतराम सबको करना है। आप एहतराम करेंगे ना, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वो लोग भेजेगा जो आपको एहतराम दिलाएंगे, आपका एहतराम करेंगे। सर आप आखिरी वैल्यू बताएं, फिर उस पर हम कंक्लूड करेंगे। देखिए आखिरी वैल्यू जिस पर, वैसे तो वैल्यूज़ पे हमने बात की, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, वो बात है कि देखिए ऑनेस्टी या ईमानदारी जो है, आप नोट करें कि आज हम अगर अपने मुल्क की बात करते हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर कभी सफ़र करें तो आप जब सफ़र करते हैं और जैसे आपको दूसरे मुल्कों में ट्रीट किया जाता है तो ख़ुद ही पता चल जाता है कि हमारी ईमानदारी यहाँ पर किस शक्ल में, किस पैगाम में पहुँची है। आप दुनिया के किसी एक एयरपोर्ट पे पहुँच जाए और जब आपका पासपोर्ट आपसे लिया जाए और आपको ऊपर से नीचे देखा जाए तो हमें ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे आने से पहले हमारी कौन सी वैल्यू की ख़बर इन तक पहुँच चुकी है। तो मेरा ख़्याल है कि एक ऑनेस्टी होना एज अ नेशन, एज अ फैमिली मेम्बर, एज एन इंडिविजुअल, मेरा ख़्याल है वो कंट्रीब्यूट खाली आपकी ज़ात तक नहीं करता बल्कि वो आपकी कौम तक करता है। हो सकता है कि किसी एक ने गलती की हो, लेकिन वो एक गलती जो है वो पूरी कौम की नुमाइंदगी किसी और जगह पे अच्छी भी कर सकता है, बुरी भी कर सकता है। ये हम पर है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो याद रखें कि हम, हो सकता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन किसी हमारे और शख्स के लिए, हमारे किसी और फ़र्द के लिए एहतराम का बायस भी बने और ज़िल्लत का बायस भी बने। तो मेरा ख़्याल है कि बहैसियत कौम जो है वो ईमानदार होना मुश्किल है, हमें पता है कि जिस माहौल में हम रहते हैं वो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल एक वैल्यू तो है और एक ज़िंदगी की कोर वैल्यू है। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, शुरुआत करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह देखें जिस रास्ते पे चलेंगे ना, इस पे हम कभी बात करेंगे सुकून से। जिस रास्ते पे चलेंगे, आप झूठ के रास्ते पे चलना शुरू कर दें, झूठ का रास्ता आपके लिए हमवार हो जाएगा, फिर झूठ बोलना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। सच के रास्ते पे चलना शुरू कर दें, फिर झूठ बोलना आपके लिए अजाब हो जाएगा। झूठ नहीं बोल सकेंगे आप, आपकी शक्ल से पता चल जाएगा और आपको लोग सच्चाई के नाम से जानेंगे। और ये बहुत बड़ी आपकी पहचान होगी। अपनी वैल्यूज़ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ख़ुद उन पे चलना पड़ेगा, उन वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा और साथ साथ बच्चे भी आपसे सीख के उन्हीं पर अमल करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे मज़ीद कि अपने ख़ानदान को मजबूत बनाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।